नमस्कार दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है 21 अक्टूबर से सारे न्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में जिस न्यूज़ को दैनिक जागरण कवर नहीं करता है उस न्यूज़ को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। और सारी जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे हम लोग इसके दैनिक जागरण के, और जो लास्ट वाला सिर्फ रहेगा टू दी पॉइंट में सारा न्यूज़ रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को देखने में भी सहूलियत होगी। और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, वीडियो हम अपलोड करने वाले नहीं थे क्योंकि मेरा इच्छा नहीं था, एकदम नहीं था। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे, तो मुझे भी लग रहा था यार मेरे 5 घंटे ख़राब होते हैं एक तरीके से, मानिए तो। नहीं, जो लोग देखते हैं उनके लिए ख़राब नहीं होता, जो नहीं देखता है उसके लिए सुबह हम 4 बजे जगते हैं, 4 बजे पेपर आता है, उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद सारा कंटेंट तैयार होता है और आपके सामने करीब वीडियो 8 बजे उपलब्ध होता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और बच्चे नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। यार ठीक है यार, इतना मेहनत करते हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा लगता है यार चलो ठीक है। लेकिन जो भी बच्चे सिंसियर हैं उनके लिए हम टू दी पॉइंट में वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आज से उपलब्ध है, आप लोग आराम से वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है कि दुनिया के लिए मिसाल 100 करोड़ टीके का कमाल। ये 100 करोड़ टीका किसका लगाया गया है? तो अभी लगाया नहीं गया, आज लग जाएगा 100 करोड़ कोविड का टीका। 100 करोड़ जो है कोरोना का टीका भारत के नागरिक हैं उनको लगा दिया जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो 100 करोड़ टीके का सफ़र जो है कब से शुरू होता है? तो 16 जनवरी 2021 से शुरू होता है। और पहला टीका किसे लगाया जाता है? तो पहला टीका मनीष कुमार को लगाया जाता है। भारत में 2 वैक्सीन है, 2 कोविड टीका है, इम्पोर्टेंट है। पहला कौन है? पहला कोविडशील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन है। ठीक है, कोवैक्सीन है। जो कोविडशील्ड है कौन बनाता है? तो सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद बनाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो कोरोना है, कोरोना का पहला मामला कहाँ पर आया था? तो केरल में आया था, पहला मामला केरल में आया था। जबकि कोरोना से पहले मौत कहाँ पर हुई थी? तो कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर? कर्नाटक में हुआ था। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ये ऐसे काम का नहीं, बस जान लेना चाहिए कि ठीक है इतना लोगों को टीका पड़ा है। ये डाटा जो लगातार चेंज होते रहेगा तो ज़रूरत नहीं है, इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि विकास के लिए नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा भारत। तो किसके द्वारा बोला गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुशीनगर में जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो अड्डा है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कुशीनगर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है? तो नोट कीजिएगा, बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। मतलब जो बुद्ध हैं, बुद्ध को मोक्ष यहीं पर मिला था, मतलब कि उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी कुशीनगर में। जो बुद्ध हैं उनका जन्म कहाँ पर होता है? तो लुम्बिनी में होता है। कहाँ पर? लुम्बिनी में होता है। और लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। और कब होता है? तो 563 BC में होता है। ठीक है, 563 BC में जो बुद्ध भगवान हैं, बुद्ध हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होता है? तो बोध गया में होता है। बोध गया बिहार में होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको याद रखना है कि बुद्ध ने जो है पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में देते हैं। कहाँ पर? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में अपना पहला उपदेश देते हैं 5 भिक्षुओं को। साथ में बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ होती है। तो 4 संगति कौन कौन होता है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो चौथा संगति उसे बता देते हैं, ये आपके होता है जम्मू कश्मीर कुंडलग्राम में और कनिष्क के शासनकाल में। बाकी 3 को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ताकि आपको भी याद हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत इजराइल रणनीतिक सहयोग नए स्तर पर ले जाने की तैयारी। इसमें आपको याद रखना है कि कल जो है नया क्वाड ग्रुप निकल के आया था। उस जो नया क्वाड ग्रुप है उसमें कितने देश शामिल हैं? तो नोट कर लीजिएगा, 4 देश शामिल हैं। कौन कौन देश शामिल हैं? तो भारत है, USA है, ठीक है, इजराइल है और UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात है। ये 4 कंट्री नोट कर लीजिएगा। जो पुराना क्वाड में कितने कंट्री हैं उसमें भी 4 कंट्री हैं। कौन कौन है? भारत है, USA है, ठीक है, भारत है, यहाँ लिख देते हैं। जो पुराना क्वाड है उसमें भारत है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 कंट्री आपके पुराना क्वाड है। तो जो आपके पुराना क्वाड का उद्देश्य है उसी सेम उद्देश्य आपके जो नया क्वाड बना है
उसका भी सेम ही उद्देश्य है कि एक तरीके से व्यापार से संबंधित इन सभी का उद्देश्य है कि व्यापार जो है पूरी दुनिया में फ्रीली हो सके। मेनली इसका ही उद्देश्य है। बाकी अमेरिका के द्वारा बोला गया कि जब ये मीटिंग ख़त्म होता है तो किस मुद्दे पर बातचीत किया गया, तो कोविड के मुद्दे पर बातचीत किया गया। तो बाकी अभी उसको बोलते हैं ना कि जो नया कोविड है अभी इनिशियल स्टेज में, तो धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी निकल के आएगी, तो धीरे धीरे आपको हम सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो जो इजराइल है, वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री का नाम लिख लीजिएगा, नाफ्ताली बेनेट, ठीक है, नाफ्ताली बेनेट है। राष्ट्रपति कौन है, तो इसहाक हर्जोग, और इसहाक हर्जोग। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनका इजराइल का दौरा था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय पनडुब्बी को रोकने के लिए पाक के दावे की खुली पोल। इसमें आपको याद रखना है कि पाकिस्तान जो है झूठे एक वीडियो जारी कर दिया था। पाकिस्तान का बोलना था कि जो भारत के एक पनडुब्बी है जो पाकिस्तान के जो वाटर एरिया क्षेत्र, मतलब जो पाकिस्तान का वाटर क्षेत्र है उसके अंदर चली गई, और जो देखते हैं जो पनडुब्बी होता है उसके ऊपर में देखिएगा एक लंबा सा निकला होता है, और उसको बाहर निकाल के जो सतह है उसके सतह पर जाने लगी। तो आपके जो पाकिस्तान के कुछ हेलीकॉप्टर हैं उन लोगों ने जो भारत की पनडुब्बी है उसे उसका रास्ता रोक लिया। तो ऐसा नहीं है, गलत बात है। अगर भारत अगर पाकिस्तान के जल क्षेत्र में जाएगा तो बताइए वो बाहर आएगा, भारत का पनडुब्बी नहीं, एकदम बाहर नहीं आएगा, वो पानी के अंदर ही रहेगा। तो ये पाकिस्तान एक तरीके से प्रोपेगेंडा करता है, तो प्रोपेगेंडा करने दीजिए, भारत को भी इसका काउंटर करना चाहिए। नेक्स्ट है कि चीन सीमा पर भारत ने सजाया मोर्चा। चीन सीमा पर भारत ने सजाया मोर्चा। अरुणाचल प्रदेश में विमान वेदी तोपों को तैनात किया। देखिए जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उस एरिया में चाइना लगातार तनाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो उसी क्रम में जो चाइना है अपने इलाके में बहुत से ये जो लड़ाकू विमान है वो ला के खड़ा कर देता है, तोपे ला खड़ा कर देता है। तो उसी के जवाब में भारत भी जो है बहुत से लगभग 70 आपके विमान भेदी तोपे ला के अपनी सीमा पर ला के खड़ा कर देता है। उसमें कौन से इंपॉर्टेंट तोप हैं भारत के, तो भारत के जो है M777 होवित्जर तोप आपके भारत का है, और साथ में स्वीडन की बनी हुई जो तोप है बेफोर्स तोप, मतलब कि 2 तोपों को यहाँ पर तैनात किया गया है। एक का नाम है 777 होवित्जर तोप और दूसरा है बोफोर्स तोप। इन दोनों को तैनात कर दिया गया है कि जो भी चाइनीज अगर लड़ाकू विमान हमारे एरिया में आती है तो ये जो तोपें हैं उन्हें मार के नीचे गिरा देंगे, ठीक है, इसीलिए तैनात किया गया है। और देखिए चाइना लगातार ये उसका बोलते हैं ना कि दबाव बनाने का पॉलिसी लगातार चलता ही रहेगा। तो कुछ बड़ा अगर न्यूज आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि विमान में जल्द मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। तो विमान में जो हाई इंटरनेट सेवा कैसे मिलेगी, तो सैटेलाइट के माध्यम से मिलेगी। और इसमें जो है एक कंपनी है इनमारसेट का भारत के BSNL के साथ में समझौता हुआ है विमान में हाई इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है कि महंगे कच्चे तेल से आर्थिक रिकवरी होगी प्रभावित। तो आपको बता भी चुके हैं कि जो भारत में महंगा कच्चा तेल है उसका रेट कम नहीं होगा। उसका पीछे कारण क्या है कि भारत सरकार जो पहले 20 साल पहले जो भी अपना सिक्योरिटी पेपर जारी किया था वो सारे जो पेपर हैं अब मैच्योर होने वाले हैं, मतलब उनकी देनदारियां आने वाली है। तो सरकार पर जो है बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा पैसे का। तो सरकार पैसे कहाँ से लाएगी, तो सरकार जो है पेट्रोल और जो डीजल का जो भी आपके बैट लग रहा है उस बैट को सरकार कम नहीं करेगी, ठीक है। जहाँ तक हो सकता बढ़ ही जाए लेकिन कम नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि RBI ने पेटीएम पर लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि RBI ने पेटीएम पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है कि BI को भुगतान पर 4 साल का मोरेटोरियम मंजूर है। जो दूरसंचार कंपनियां थी उनके द्वारा क्या बोला गया था कि हम सरकार को जो टैक्स हैं वो नहीं दे पाएंगे। जो टैक्स है बाकी पुराने वाले टैक्स हैं वो सरकार को नहीं दे पाएंगे। तो सरकार बोली कि आपको हम 4 साल का मोरेटोरियम दे देते हैं, आप हमको 4 साल के बाद टैक्स जो हमारा है वो दीजिएगा। बाकी 4 साल आप तब तक जो है 5G का स्पेक्ट्रम जो भी है आप ख़रीद लीजिए, और 4 साल के बाद जो है आप हमको जो मेरा टैक्स है उसे वापस कर दीजिएगा। और साथ में ये भी याद रखना है कि जो कंपनियां हैं वोडाफोन और आइडिया, इनके द्वारा जो मोरेटोरियम का जो फार्मूला था उसे मंजूर भी कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इस साइड में कि ईंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य किसका है, प्रधानमंत्री मोदी का। तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट है पश्चिम एशिया में नए समीकरण बनाता भारत। इसे पढ़ लीजिए। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम के गठन का निर्णय लिया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूएई और अमेरिका के साथ संवाद स्थापित करते हुए इस आर्थिक फोरम के गठन पर सहमति जताई या बनाई। यह एक तरीके के इकोनॉमिक बताए ना, एक तरीके के क्या है, इकोनॉमिक क्वाड ग्रुप की तरह है और पश्चिमी एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के साथ साथ इन देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक संबंध मजबूत बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ता दिख रहा है। अच्छा, ये आपको पता है कि जो ये नया वाला क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, ये बनाने की आवश्यकता क्यों हो गई? क्योंकि आपको पता होगा कि जो ईरान है, पाकिस्तान है, रसिया है, चाइना है, ये सब लगातार अपना नया नया ग्रुप बना रहे हैं अपनी जो भी उनकी स्वार्थ है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो भारत भी क्यों पीछे रहे अपने स्वार्थ को पूरा करने में? तो भारत भी जो है अपना जो भी जहाँ भी मौका मिल रहा है, जिस भी ग्रुप में शामिल होने के लिए जहाँ पर भारत को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो भारत उस ग्रुप में शामिल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको बता देते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है ना, वो फ़ायदे का होता है। अगर हमारे कंट्री को नुकसान होगा तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारे कंट्री को फ़ायदा होगा तभी हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ लेना है कौन कौन से कंट्री हैं। और इसके बाद एक पॉइंट और भी ध्यान में रखिएगा, अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम समझौता, अब्राहम। ठीक है, जो अब्राहम समझौता है किन किन देशों के बीच में हुआ, तो नोट कीजिएगा, यूएसए, ठीक है, अमेरिका, इजराइल और यूएई के बीच में, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुआ था। इसमें आपको 2 पॉइंट बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। अगर पूछा जाएगा कि कौन सा पहला देश है खाड़ी देश जो इजराइल को मान्यता दिया, तो पहला खाड़ी देश कौन हो जाएगा? तो यूएई हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि पहला अरब देश कौन है जो इजराइल को मान्यता दिया, तो मिस्र हो जाएगा। ठीक है, मिस्र हो जाएगा। और दूसरा कौन है? तो दूसरा आपका है जॉर्डन है। कौन है दूसरा? जॉर्डन है। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और जो बहरीन है, बहरीन भी है इजराइल को देश का मान्यता दे दिया है। जो बहरीन है, बहरीन आपके ये भी खाड़ी देश है, तो बहरीन के बाद जो है बहरीन जो है इजराइल को देश का मान्यता दे दिया है। ये बात को नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपको हम मैप में दिखा देंगे कि खाड़ी देश किसे बोलते हैं और अरब कंट्री कौन है। आपको एक सेपरेट मैप देंगे, अगर यहाँ पर नहीं दे पाएंगे तो आपको टेलीग्राम पर हम सेंड कर देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि लास्ट में आपको हम दोनों मैप में अंतर बता दें। उसके बाद नेक्स्ट है कि IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ छोड़ेंगी नौकरी, लौटेगी हार्वर्ड। IMF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी अभी वर्तमान में प्रमुख अर्थशास्त्री कौन हैं? तो गीता गोपीनाथ हैं। लेकिन अब गीता गोपीनाथ जो है 2022 के जनवरी में अपना पद छोड़ देंगी और कहाँ चली जाएंगी? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके अपना जो टीचर थी तो अपना पढ़ाएंगे वहीं पर जाके। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये भारतीय मूल की हैं और पहली महिला हैं। अगर बोला जाएगा कि भारत के पहले व्यक्ति कौन है जो IMF के प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं, तो रघुराम राजन। और दूसरे कौन हैं? तो दूसरे आपके हैं गीता गोपीनाथ। दोनों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। अब वर्तमान में जो IMF है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। जो IMF है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। और कितने देश हैं? तो 190 देश हैं कोसोवा को लेकर। ठीक है, अगर कोसोवा को हटा देंगे तो 189 देश बचेगा, अगर कोसोवा को जोड़ देंगे तो 190 देश हो जाएंगे। ठीक है, अफ़गानिस्तान के आतंकियों से पड़ोसी देशों को खतरा किसके द्वारा बोला गया है? तो भारत के द्वारा बोला गया है। और इस चीज़ को स्वीकार भी कर लिया गया रूस के विदेश मंत्री के द्वारा। भारत के द्वारा बोला गया कि जो भी
अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश हैं, तो भारत भी अफ़गानिस्तान का पड़ोसी देश है ना। जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है हमारी 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान से। तो जो मैंने कि भारत कहा कि जिसकी भी सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है उन सभी को आतंकियों से खतरा है, तो अब जाके रसिया इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जब तालिबान सत्ता में नहीं आया था तो रसिया, पाकिस्तान, चाइना लगातार तालिबान को मदद पहुंचा रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में तालिबान आ गया तो इन सभी कंट्री को भी डर सताने लगा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी में कि जो रूस की राजधानी मॉस्को पर जो है अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान की स्थिति है उस पर लेकर एक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, रूस की राजधानी मॉस्को में, और उसमें भारत, चीन, ईरान, पाकिस्तान इत्यादि देश आपके शामिल हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान के हालात पर भारत भी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कराने की तैयारी में है, और उसका निमंत्रण किसे भेजा गया है, पाकिस्तान को भी इसका निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से अभी कोई न्यूज़ कन्फर्म नहीं किया गया है कि हम शामिल होंगे कि नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि CPEC पर भारत जता रहा था आपत्ति, तभी माइक हुआ ख़राब। तो देखिए, तो चाल होता है कि माइक को ख़राब कर दिया गया। अच्छा, ये क्या है आपके CPEC, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है वो आपके चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही भाग है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका उद्देश्य क्या है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका उद्देश्य आपको मैप में दिखाते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए आपका CPEC है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका देखिए उद्देश्य है साउथ वेस्ट, ये आपके पाकिस्तान का साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट पाकिस्तान से जो है चीन के जो है उत्तर पश्चिम स्वायत्त क्षेत्र सिजियांग, ये सिजियांग प्रांत है, सिजियांग तक जो है ग्वादर बंदरगाह से रेलवे, नोट कीजिएगा, रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस की कम समय में आपूर्ति के लिए CPEC बनाया जा रहा है, ठीक है, CPEC बनाया जा रहा है। ये आपके ग्वादर पोर्ट है। इसमें आपको याद रखना है जो CPEC बनाया जा रहा है ये हमारे एरिया से गुजरता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस इलाके से गुजरता है, ये हमारा एरिया है। अभी वर्तमान में जो है पाकिस्तान के कब्जे में, लेकिन हम इसे आज नहीं तो कल अपने कब्जे में लेंगे, भारत सरकार का स्टैंड है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा, ग्वादर पोर्ट जो है, जो ग्वादर पोर्ट है कौन बना रहा है, तो ग्वादर पोर्ट को भी आपके चीन बना रहा है। जो CPEC है, जो CPEC में क्या समझौता हुआ है उसकी समझौता की कॉपी आज तक बाहर निकल के नहीं आया है, और जो चाइना से कितने आपके कर्ज लिया है, पाकिस्तान किस इंटरेस्ट पर लिया है, वो भी आपके पब्लिक में नहीं है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि हो सकता है कि जो पाकिस्तान है बहुत बुरी तरीके से चाइना के चंगुल में फंस जाए, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आप यहाँ पर ये देख लीजिए, अपना देश भारत है, ये आपके अफ़गानिस्तान है, और इस साइड में ईरान है, इधर आपके अफ़गानिस्तान है, ये चाइना है। जो चाइना के सिजियांग प्रांत है, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो सिजियांग प्रांत है यहाँ पर उइगर मुसलमान रहते हैं। कौन सा मुसलमान, नोट कर लीजिएगा, उइगर मुसलमान, जिनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा, लगातार चर्चा में भी बने रहते हैं। नेक्स्ट है कि महिला को सुअर की किडनी लगाने में मिली सफलता। तो ये सफलता कहाँ पर मिली है, तो अमेरिका में मिली है, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से 48 की मौत हो गई। तो नेपाल में, ठीक है, नेपाल में आपके बाढ़ आ चुका है, और भारत के जो उत्तराखंड जो राज्य है, डिस्ट्रिक्ट नहीं राज्य, वहाँ पर भी बहुत भयंकर बाढ़ आया जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई है। उसके बाद है उत्तरी कोरिया ने मिसाइल परीक्षण की बात मानी। तो कल जो है, परसों, तो कल का न्यूज़ में आया था, तो कल तो डिस्कस किए नहीं, लेकिन आज बता देते हैं आपको। जो उत्तरी कोरिया है ये परसों क्या किया था कि जो पनडुब्बी होता है पानी में, उससे अपने एक मिसाइल का टेस्ट किया था, तो उसने कल एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ हमने मिसाइल को टेस्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रिटेन में फैल रहा है डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप, ये किसका है, कोविड का है। कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना की थी, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1943 में आज ही आज़ाद हिंद सरकार की सिंगापुर में स्थापना की थी। इसमें जापान से
मिली आर्थिक, सैन्य एवं राजनीतिक मदद का अहम योगदान रहा है। भारत की अंतरिम सरकार के तौर पर जो है जापान, इटली, जर्मनी और सहयोगी देशों के साथ समर्थन मिला। ठीक है, तो इन देशों का आपको समर्थन भी मिला था अंतरिम सरकार को। उसके बाद है कि शहीद पुलिस कर्मियों की याद में मनता है पुलिस स्मृति दिवस, तो नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। 1959 में आज ही चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में लद्दाख में भारत के 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और एक लापता टुकड़ी को तलाशने निकले पुलिसकर्मियों पर जो है चीनी सैनिकों ने अचानक हमला किया था। एक तरीके से कराना हमला इसको बोलते हैं। शहीदों के सम्मान में हर साल इस दिन को जो है पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। समझ गए क्यों मनाते हैं। उसके बाद देखिए, जितना भी जो भी न्यूज़ को कवर नहीं किया गया है पेपर के द्वारा, उस न्यूज़ को हम लोग टू दी पॉइंट में कवर कर लेते हैं। और हम देखिए कोशिश करेंगे, जो भी अगर आप लोग IAS वाले हैं, चाहे जो भी हैं आप लोग, तो प्रयास करेंगे आपके लिए। आप लोग विजन मैगजीन जानते होंगे, तो उसका कुछ जो पॉइंट है आपके लिए हम लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपका समझ जो है थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। अगर ब्रॉड समझ रहेगा तभी तो आप आंसर राइटिंग कर पाइएगा। ठीक है, तो प्रयास करेंगे कि हम उस चीज़ को इंक्लूड करें। और पेपर का जो है इसे हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि हो सकता है पेपर में जो हम लोग क्वेश्चन भी लाने का प्रयास करेंगे। अभी मेरे पास थोड़ा संसाधन की कमी है, तो जैसे ही मेरे पास संसाधन हो जाता है तो हम फिर नया इनिशिएटिव आपके लिए शुरू जरूर करेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद कि टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट अ वे फॉरवर्ड पर सम्मेलन आपके आयोजित किया गया। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है देख लीजिए आगे। पर्यटन मंत्रालय ने कुशीनगर में, कहाँ पर, कुशीनगर में जो है 20-21 अक्टूबर 2021 को टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट अ वे फॉरवर्ड शीर्षक से जो है 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और जो किशन रेड्डी अपने संबोधन में जो है कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु के आसपास जो है बौद्ध सर्किट पर प्रकाश डाला है, जिसे स्वदेश दर्शन योजना, नोट कर लीजिएगा, जिसे स्वदेश दर्शन योजना के एक भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, देख चुके हैं हम लोग कि BSNL और एयरलाइंस और जहाज़ों पर ब्रॉडबैंड की पेशकश करने के लिए BSNL और इनमारसेट साथ आए, मतलब दोनों के बीच में समझौता हुआ है। इसे हम लोग देख चुके हैं, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अंदर में जो भी कुछ लिखा गया है इसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में एक बार UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है 2018 के UPSC में। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब ये पेमेंट गेटवे है। ठीक है, पेमेंट गेटवे है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। NPCI ने सुरक्षा उपाय के रूप में रुपे कार्डों का टोकन लॉन्च किया है। रुपे कार्डों का टोकन लॉन्च किया है, इसे पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने 20 अक्टूबर 2021 को रुपे कार्ड के टोकन का समर्थन करने के लिए NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया है। ऐसा RBI द्वारा 1 जनवरी 2022 से कार्डों का टोकनकरण अनिवार्य किए जाने के बाद हुआ है। कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक कार्ड विवरण, जैसे कि इसकी संख्या, देखते हैं जो ऊपर में लिखा रहता है संख्या ऊपर में, और जब कार्ड के पीछे देखिएगा तो उजला में आपके 3 अंक का लिखा रहेगा। CVC के बदले जो है इनक्रिप्टेड एल्गोरिदमिक रूप से जनरेटेड टोकन के साथ लेन देन को सक्षम बना सकती है। ठीक है, ये कौन से आपके, ये आपके टोकनाइजेशन। नेक्स्ट है कि 15-20 अक्टूबर 2021 से 72वें इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा इसे नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर किया गया, तो महाराजा स्टेडियम कोचिंग में। महाराजा स्टेडियम कोचिंग में, कोचिंग कहाँ पर है, तो केरल में। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी टीमें आपके शामिल होगी। ठीक है, यहाँ पर इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 के लिए सर्विसेज फुटबॉल टीम का चयन करना इसका उद्देश्य है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जेम्स पैटिनसन ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। ठीक है, तो ये किस देश के खिलाड़ी थे, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जेम्स
पैटिंसन जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। और कितना मैच खेला था ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं, अगर भारत कोई लेता है तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको जो वर्ल्ड के खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में याद रखना है कि बस कौन रिटायर हो गए, किनका मृत्यु हो गई, बस ये सब याद रखना है। ये नहीं कि कितना मैच खेला, कितना रन बनाए, याद नहीं रखना है। भारत के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो गोवा में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? गोवा में। इसके बारे में बहुत बार बीपीएससी और भी जो एग्ज़ाम है आपसे पूछता है कि जो आपके अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है भारत में कहाँ पर होता है, तो गोवा में होता है, ठीक है। पूछा गया था शायद बीपीएससी में 51वां या 50 वाला पूछा गया था, तो आपको याद रखना है गोवा में होगा, ठीक है। इसका फोकस कंट्री कौन है ये हम देख नहीं पाए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका फोकस कंट्री कौन है। ये नोट कर लीजिएगा कि 52वां है, ठीक है, 52वां है। और नीचे कुछ लिखा गया है इसके बारे में, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 1952 में स्थापित IFFI एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। और यह महोत्सव जो है फिल्म समारोह निर्देशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत और गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में आपसे। नेक्स्ट है आप यहाँ देखिए कि श्रीलंका ने प्राप्त किए भारत से नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक, ठीक है। श्रीलंका को भारत ने जो है 3.1 मिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप आपको प्राप्त की है श्रीलंका भारत से। और यह जो है मक्का और धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण होगा श्रीलंका में। और श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? गोटाबाया राजपक्षे। तो श्रीलंका की जो है खेती को 100% ऑर्गेनिक बनाने के लिए कृषि रसायनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है, ठीक है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि सिक्किम की सीमा किन किन देशों से लगती है। श्रीलंका के वार्षिक उर्वरक आयात की लागत जो है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये बस जान लीजिए, पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मिस्र सूडान ने आयोजित किया संयुक्त सैन्य अभ्यास और उसका नाम क्या रखा है? तो गार्डियन ऑफ वन इसका नाम रखा गया है। इसे पढ़ लीजिए कि मिस्र की सेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मिस्र और सूडान सशस्त्र बलों ने मिस्र के सीमा रक्षकों और सीमा सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित सूडानी पैदल सेना सहित उत्तरी मिस्र में संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये 4 कंट्री हैं, तो ज़रूरत नहीं है। और इस मैप भी आप देख चुके हैं। जो मैप आप नहीं देखें उस मैप को आपको हम दिखा देते हैं कि कौन सा मैप आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपना देश ये भारत है। तो ये अरुणाचल प्रदेश चर्चा में रहा था। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है किससे किससे लगती है? तो चाइना, भूटान और आपके म्यांमार से। सेला दर्रा कहाँ पर है? तो सेला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो सिक्किम में, ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। और सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चाइना से लगती है। जो आपके डोकलाम है, डोकलाम कहाँ पर है? तो जो भूटान के एरिया में डोकलाम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डोकलाम है। ये आपके भारत का क्या है? ये आपके चिकन नेक भारत का है, चिकन नेक, ठीक है। देख रहे बहुत पतला है, चिकन की तरह है। उसके बाद आप ये मैप इसमें नहीं है क्या? अच्छा इसी में देखिए यहाँ पर आपको जो खाड़ी कंट्री है, खाड़ी कंट्री में कौन कौन है? ये सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, UAE है और ओमान है, ठीक है। तो वो क्या बताया था कि बहरीन और UAE ने जो है इजराइल को मान्यता दिया है। यहाँ पर आपके इजराइल है, ठीक है, ये आपके इजराइल है। इजराइल को कंट्री के रूप में मान्यता दिया है। पहले आपके कंट्री के रूप में मान्यता नहीं दिया था। और जो आपके UAE है अपना जो राजदूत का जो कार्यालय है वो भी खोल लिया है। कहाँ पर? इजराइल में। उसके बाद देखिए अरब कंट्री में कौन कौन आते हैं? जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे आपके अरब कंट्री में है, ठीक है। सारे आपके सब अरब कंट्री में। आप समझ गए हैं ना कि अरब कंट्री कौन है और गल्फ़ कंट्री कौन है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्रयास करेंगे कि अब से पेपर हम बंद नहीं करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बंद नहीं करेंगे, परेशान एकदम नहीं होना, आप लोग को बंद नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात आपको विश्वास से बोलते हैं, बंद नहीं करेंगे। बस आप लोग से एक बात के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि वीडियो को थोड़ा थोड़ा शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू।